तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर नोटिस जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो मैंने जो करवाया था राष्ट्रपति से संबंधित, उसमें कुछ अनुच्छेद मैंने आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की थी। आज जो बचे हुए अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित, वो मैं वापिस आज आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं कल के वीडियो में। जो राष्ट्रपति से संबंधित था, उस राष्ट्रपति हैं उनको कौन से भाग में दर्शाया गया है, इसका वर्णन दिया गया है संविधान के। तो संविधान के भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। संविधान के भाग कौन सा है, तो आपको भाग याद रखना है। संविधान के भाग 5 में क्या है, आपका उल्लेख है। अध्याय कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है, अध्याय 1 है। और आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने हैं, वो आपके 52 से लगा करके 78 तक आपके आर्टिकल में आपके राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है। यह आप सबको मालूम है। राष्ट्रपति हैं जो हमारे संविधान के संवैधानिक प्रमुख के रूप में गिना जाता है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक हम कहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग है वो आपके वास्तविक रूप से जो प्रयोग हैं वो आपके मंत्रिमंडल के मुखिया, मंत्रिपरिषद के मुखिया, प्रधानमंत्री के द्वारा यूज की जाती हैं। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की प्रक्रिया के आधार पर नाम मात्र कहा जाता है। कल मैंने जो पढ़ाया था आर्टिकल आपको याद हो गया होगा। अभी मैं वापस एक बार रिवीजन करता हूँ 1 मिनट के अंदर। आर्टिकल 52 के अनुसार देश में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार देश में राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां होगी, संवैधानिक शक्तियां निहित होगी राष्ट्रपति में। और आर्टिकल 54 कहता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल आपके 54 में है। और आर्टिकल 55 के अंदर निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 56 के अंदर आपके कार्यकाल दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कितने साल तक कार्यकाल यानी 5 वर्ष तक जहां से पद ग्रहण करता है वहां से लगाकर 5 वर्ष मैंने कल आपको समझाया था। उसके बाद आर्टिकल आपके 57 है आपके पुनर्निर्वाचन, यानी भारत का कोई राष्ट्रपति है अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वो आजीवन राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है क्योंकि संविधान इस पे मौन है। इसलिए राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। आर्टिकल 58 के अंदर आपकी योग्यताएं हैं, जो 4 योग्यताएं मैंने आपको बताई थी। भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद की सदस्यता यानी सांसद बनने की योग्यता रखना हो, दिवालिया या पागलपन न हो मानसिक रूप से, और किसी भी लाभ के पद पे न हो। ये 4 मैंने मुख्य योग्यताएं आपको बताई थी जो राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद में आर्टिकल आपके 59 जो आज हम समझेंगे, वो आर्टिकल 59 ये कहता है वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और इनके अंदर शर्तें। तो राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित आज 59 पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 60 है वो शपथ से संबंधित है। और उसके बाद आर्टिकल 61 है यानी हटाने के, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, या फिर त्याग पत्र यानी हटाना, या फिर आपके महाभियोग द्वारा प्रक्रिया, या फिर त्याग पत्र, क्या त्याग पत्र, ये आप आज हम समझेंगे। आर्टिकल 71 है कि यानी राष्ट्रपति के संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनको कौन हल करता है, वो आर्टिकल 71 कहता है। और उसके बाद आर्टिकल 72 ये कहता है समाधान की, जो समाधान के लिए जो प्रमुख व्यक्ति कौन है लास्ट में अंतिम रूप से, तो वो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 72 में बताया है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। और आज हमारा आर्टिकल है 59 में वेतन भत्ते। तो आप अनुच्छेद 59 वेतन भत्ते ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 59 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, क्या क्या भत्ता मिलेंगे और क्या क्या शर्तें हैं। हम परीक्षा से संबंधित उपयोगी जो भी क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो वेतन के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो हम लिखेंगे राष्ट्रपति का मासिक वेतन। मासिक वेतन आपको डायरेक्ट आपको नोट बनाना है। मासिक वेतन है वो राष्ट्रपति को कितना, वर्तमान में आपके 5 लाख रुपए वार्षिक आपको मासिक वेतन मिलता है। कितना, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को आपके मासिक वेतन मिलता है। आपको ये याद रखना है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इनको मासिक वेतन मिलता है। और जब राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाता है तो सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्रपति को आपके वार्षिक पेंशन मिलती है। क्या मिलती है, वार्षिक पेंशन। और कितनी मिलती है ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। 30 लाख रुपए आपको क्या मिलती है, वार्षिक पेंशन मिलती है, ये है।
और राष्ट्रपति अपने पद में, जब भी ये राष्ट्रपति पद धारण करता है, ग्रहण करता है, उस समय से लगा करके इनको जो ये जो वेतन है, इनको जो वार्षिक पेंशन है और ये जो भत्ते यानी आपके निवास रहने के लिए जो जो भत्ते मिलेंगे, उनके मोबाइल रिचार्ज के लिए, उनके गाड़ी से पेट्रोल, सब चीजें इनको मुफ्त में यानी भारतीय इसको मुफ्त जो मिलती हैं और किससे मिलती हैं, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। एक होती है आपके संचित निधि, कौन सी? संचित निधि। संचित निधि, ये जो संचित निधि है, इनके आधार पर राष्ट्रपति को क्या मिलता है? वेतन मिलता है, आपके वार्षिक पेंशन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वो किस निधि से मिलती हैं? तो आपके संचित निधि, जो आपको अनुच्छेद याद रखना संचित निधि का, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आपको याद रखना 266 ये देखो 266 एक में आपके राष्ट्रपति को संचित निधि के द्वारा वेतन, आपके वार्षिक पेंशन और आपको भत्ते और ये सब मिलती हैं। तो आपको आर्टिकल 59 आपको समझ में आया होगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते और सकते हैं वो आपके संचित निधि द्वारा, किसके द्वारा? संचित निधि द्वारा राष्ट्रपति को ये पेंशन, वेतन, भत्ते सब चीज मिलती हैं। ये सुविधाएं जो मिलती हैं, मकान, निवास स्थान, ये सब चीजें जो मिल रही हैं, ये राष्ट्रपति को आर्टिकल 59 के तहत संचित निधि के द्वारा मिलती हैं। इसके बाद में हम आर्टिकल 60 लेते हैं, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 60, ये जो आर्टिकल 60 है और 60 से आपको याद कराया शपथ, यानी इनको जो शपथ हैं वो आपको कौन दिलाता है? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको समझना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाता है आपके उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उस दौरान अगर उपस्थित नहीं है, यानी रिक्त है पद, तो आपके उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के यानी एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, इसके द्वारा अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किस आधार पर दिलाई जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है। एक तो संरक्षण, यानी जो भारतीय देश हैं इनका संरक्षण यानी संविधान के अनुसार संरक्षण, और आपके संरक्षण, प्रतिरक्षण, ये तीनों नाम याद रखने हैं, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है, की शपथ दिलाई जाती हैं। समझते हैं क्या है? देखो, जो भारतीय संविधान है तो संविधान के संरक्षण यानी किसके? संविधान के संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा के लिए, प्रतिरक्षण इनके बचाव, इनमें कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, और परिरक्षण के लिए क्या दिए जाते हैं? शपथ दिलाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके आधार पर दिलाई जाती है? भारतीय संविधान के संरक्षण के लिए, प्रतिरक्षण के लिए, परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। और ये जो शपथ दिलाई जाती है तो संपूर्ण भारत के जनता के सेवा की सेवा करने के लिए, देश के कल्याण के लिए भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है कि संपूर्ण जो संविधान है ये आपके हाथ में है, पूरा संपूर्ण देश है, इनकी जनता की सेवा करने का जो है वो प्रमुख रूप से आपको ये सौंपा जाता है इस संविधान के आधार पे। तो आर्टिकल 60 क्या कह रहा है? शपथ। और इस शपथ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है जिसको सीजेआई कहते हैं, सीजेआई, इनके द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। अगर ये उपस्थित नहीं है तो आपके सुप्रीम कोर्ट के
वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और उसके बाद इनको शपथ किस आधार के लिए किस लिए दिलाई जाती है, तो भारतीय संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है और जनता की सेवा और देश कल्याण के लिए इनको चुना जाता है और उनको शपथ दिलाई जाती है। ये संपूर्ण भार है वो आपके राष्ट्रपति के पास आता है। आर्टिकल 60 हो गया। 59 में वेतन भत्ते और सत्ते और आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में आपको बताया गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 61, इनको पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये मिटा करके आर्टिकल 61 हम पढ़ाएंगे। आप सबको समझ में आया होगा। आर्टिकल 59 वेतन भत्ते और शर्तों के बारे में, यानी राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो आपके संचित निधि के आधार पर मिलता है। संचित निधि का आर्टिकल याद रखना है 266 1 के आधार पे उनको शपथ वेतन भत्ते और आपके बहुत सारी जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो आपके 59 आर्टिकल 59 के तहत मिलती है। आर्टिकल 60 ये कहता है इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगर वो उपस्थित नहीं हो तो आपके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ इनको दिलाने के लिए किस आधार की शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को शपथ है वो भारतीय संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण के लिए शपथ दिलाई जाती है। देश की जनता की सेवा के लिए और देश के कल्याण के लिए इनको शपथ दिलाई जाती है। अब हम आर्टिकल 61 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद 61 ये क्या कह रहा है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस, यानी राष्ट्रपति को हटाने के क्या क्या प्रोसेस है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पुट होता है और आपको इसको याद करना है। मैं आपको याद कराऊंगा। उसको कहते हैं प्रक्रिया को महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या हो गया कि ये जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के तहत आपके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किस कारण हटाया जाता है, यानी कि संविधान है, संविधान का अतिक्रमण। अगर जहां भी संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो हटाने की जो प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपके संसद के द्वारा शुरू होती है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। मैंने आपको संसद वाला वीडियो आप देख लेना कि संसद क्या करती है। तो संसद में इनका बिल लाया जाता है, यानी संविधान का अतिक्रमण का प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, प्रस्ताव। और ये जो प्रस्ताव लाते हैं तो ये आपके संसद के अंदर 2 सदन हैं। नंबर 1 जो सदन है जिनका नाम है लोकसभा, और जो दूसरा आपका सदन है उसका नाम है राज्यसभा। तो भारतीय संविधान का अतिक्रमण होने पे संसद में ये बिल लाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग है, वो आर्टिकल 61 के तहत इन पे महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया मैं समझा रहा हूं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अगर यहां से क्वेश्चन पुट होता है तो इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव लाया जाता है। और वो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि संसद के पहले लोकसभा में लाए प्रस्ताव या फिर राज्यसभा में। तो संसद के किसी भी सदन में, माना कि लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव कौन सा लाया, आपके संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव। संविधान के अतिक्रमण का जो प्रस्ताव है वो सीधा तौर पे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। और ये जो प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में अगर लाते हैं उससे पहले इस प्रस्ताव को रखा जाता है संसद में, तो इनको 1/4 यानी 1/4 जो सदस्य हैं संसद के, 1/4 सदस्यों द्वारा
सदस्यों के हस्ताक्षर सहित ये क्या लगाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है जिनमें 127 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ऐसा प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति के प्रस्ताव को रखा जाता है। और फिर अगर ये 127 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अगर प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले अगर मान लो कि लोकसभा में रखा, इसमें रखा आपके लोकसभा में रखा, अगर जब लोकसभा में रखा है तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो उनके 2/3 बहुमत से ये जो प्रस्ताव हैं इन प्रस्ताव को पास करना पड़ता है, माना ये 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास कर दिया जाता है, इससे पहले अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाअभियोग लाया जाता है तो आपको एक बात और याद रखनी है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाअभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है, कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ है वो क्या लाया जाता है, आपके हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। ये सूचना आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है, राष्ट्रपति को, और उसके बाद में आपके सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है 127 सदस्यों द्वारा। उसके बाद संसद की लोकसभा में या से राज्यसभा में ये पहला सदन, जैसे ये पहली बार है तो पहला सदन है ये, जहाँ पे ये क्या लाया, संविधान के अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव लाया। और ये प्रस्ताव जब रखा जाता है तो उनके लोकसभा के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को अगर पास कर दिया गया तो उसके बाद में ये जो प्रस्ताव है वो आपके दूसरे सदन में जाएगा। किसके सदन में जाएगा? दूसरे सदन में। जब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत के आधार पे अगर पास कर दिया जाता है, जैसे ही ये पास कर दिया जाता है, अगर ये पास हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। उसी दिन से राष्ट्रपति है वो पद से हट जाते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते। समझ में आया? देखो आर्टिकल 61 क्या कह रहा है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की कौन सी प्रोसेस है, उन प्रोसेस को कहते हैं महाभियोग। संविधान में इस शब्द को क्या दिया गया है? महाभियोग दिया गया है। और ये महाभियोग कौन लाता है? तो आपके संसद लाता है। कौन लाता है? संसद लाता है। संसद इस बिल को लाने से पहले, जैसे ये इनके खिलाफ, किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाया जाता है तो संसद उससे पहले 14 दिन पहले आपके राष्ट्रपति को यह सूचना देते हैं कि आपके खिलाफ है वो आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। तो राष्ट्रपति उन पर कोई जवाब दे तो राष्ट्रपति का एक कर्तव्य होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, या तो वो स्वयं उपस्थित होगा, राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होगा या फिर इनका कोई भी प्रतिनिधि है उनको भेज सकता है, राष्ट्रपति भेज सकता है। यानी इस प्रोसेस जब शुरू होता है संसद के अंदर तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होते हैं और या फिर उनका प्रतिनिधित्व कोई राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है और वो संसद में उपस्थित होता है और इनके खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो पहले सदन में, अगर किसी भी सदन में ये प्रस्ताव है जो संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव है, ये किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। भले शायद पहले राज्यसभा में रखो तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करना पड़ेगा और उसके बाद में ये बिल लोकसभा में दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन के अंदर भी 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया जाए तो वो पास कर दिया, जिस दिन पास किया जाता है उसी दिन आपके राष्ट्रपति है वो अपने पद से हट जाते हैं। ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 61 के तहत, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और याद रखना है, हमारे भारत के अंदर आर्टिकल 60 यानी महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति के लिए नहीं आई। महाभियोग की प्रक्रिया आपको लिखना है, महाभियोग की
प्रक्रिया के द्वारा या प्रक्रिया के आधार पर कोई भी नहीं हटा, कोई भी राष्ट्रपति नहीं हटा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस याद रखना है। आर्टिकल 61 ये कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अभी भी कोई भी जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे नहीं हटे हैं। हाँ, अब होता है त्याग पत्र। इसी के अंदर छुपा हुआ है त्याग पत्र, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे। तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं त्याग पत्र। त्याग पत्र आपको याद रखना है, आर्टिकल 61 के तहत ही आपके क्या आता है, त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने त्याग पत्र अपने स्वयं की स्वेच्छा से अपने देश को, अपने संसद में ये त्याग पत्र किसको देता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो राष्ट्रपति है जो अपने त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को क्या देता है, त्याग पत्र देता है। और ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये इस त्याग पत्र जो लिखित होता है, क्या होता है, लिखित। इस लिखित त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति हैं वो आपके लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आई। आर्टिकल त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है, यानी इनके निचले जो स्तर के जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनको लिखित में आपके त्याग पत्र देता है। और ये जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ये आपके लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को अपने त्याग पत्र सौंपता है। इस आधार पे अगर ये त्याग पत्र देने के बाद अगर ये पद रिक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अगर पद है वो रिक्त हो जाता है तो क्या होता है, अगर पद रिक्त हो जाता है तो पहले स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे समझा सकता हूं। अगर पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, यहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आए। आज हमारा ये दूसरा भाग होगा और राष्ट्रपति से संबंधित अगर प्रश्न किसी भी परीक्षा में, चाहे RAS भर्ती हो, चाहे मास्टर भर्ती हो, चाहे किसी भी भर्ती में अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं जाता है, नहीं जाएगा, आप याद हो जाएगा। तो त्याग पत्र की बात हो गई। राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को लिखित जो त्याग पत्र है वो किसको देता है, आपके लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगर त्याग पत्र के दौरान त्याग पत्र राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है, आप पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र दिया तो वो पद क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद है वो पद हो गया आपके रिक्त हो गया। क्या हो गया, रिक्त। अगर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो आपको सीधा याद रखना है कि उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ये जो उपराष्ट्रपति है ये इनके पद रिक्त होने के कारण ये इनका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति इस पद का क्या करता है, कार्यभार संभालता है, कार्यभार संभालता है। समझ में आ रहा है, यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया तो अभी राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कौन संभालेगा, तो आपके उपराष्ट्रपति संभालेगा। और उपराष्ट्रपति ये कार्य को कितने कितने समय के लिए संभालेगा, तो ये आपको याद रखना है ये 6 माह तक संभालेगा। 6 माह तक क्या रहेगा, ये आपके ये राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। और जैसे 6 माह हो जाएंगे तो 6 माह के भीतर क्या करवाना पड़ेगा आपको चुनाव करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा और नया पद भरा जाएगा, नए राष्ट्रपति को बनाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है या पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उस कार्यकाल को संभालेंगे। और कितने माह तक संभालेंगे, 6 माह तक वो उस कार्यकाल को संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और पद रिक्त है तो इसके स्थान पे आपके कौन संभालेगा, तो आपके उच्चतम न्यायालय के
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है वो आपके राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। समझ आया? यानी अगर राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो 6 माह इधर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हो गया, और उसके बाद अगर दोनों पद रिक्त हैं तो आपके सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई क्या करेंगे, आपके राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। भारत में एक बार आपके 20 जुलाई, ये डेट याद रखना है, 20 जुलाई 1969 से आपके 24 अगस्त 1969 तक एक आपके राष्ट्रपति का पद भी रिक्त था और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त था, और उनके पास कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और उन राष्ट्रपति का नाम क्या था? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह, ये आपको याद रखना है। ये जो एम हिदायतुल्लाह था, ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कब से कब तक बने थे? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, और उसके बाद में क्या हुआ था? चुनाव करके के राष्ट्रपति का आपके चुनाव कराया गया और दूसरे राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति आपके कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? जो आपके सीजेआई थे। क्या थे? सीजेआई। ये राष्ट्रपति जो बने थे ये आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, और ये क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति पहली बार बने थे भारत के अंदर। और इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई थी? ये भी अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो शपथ किसने दिलाई थी? शपथ। तो इस कार्यवाहक राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाई थी वो आपके दी थी जेसी शाह, जो आपके क्या थे? वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, और इन्होंने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। तो आपको समझ में आया होगा। यानी वापस बता देता हूं, त्याग पत्र अगर देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो आपके उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति उस लिखित लेटर को, त्याग पत्र को आपके लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ सकते हैं। अगर ये जैसे त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उसके बाद में अगर यहाँ पे रिक्त पद हैं तो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो आपके राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं, और जैसे उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी अगर पद पे नहीं है तो फिर आपके इस राष्ट्रपति के पद को कौन धारण करेगा? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई, वो इस पद को यानी कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण करते हैं। और प्रथम भारत के अंदर 20 जुलाई 1969 के अंदर आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे सीजेआई, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, और एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 को शपथ ली और 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। और उसके बाद चुनाव होने के बाद में इनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ, इनको जो शपथ दिलाई थी वो जेसी शाह आपके वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई थी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो आपके गलत नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आर्टिकल आपके 71 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 71 ये क्या कह रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। निर्वाचन संबंधी अगर निर्वाचन संबंधी विवाद होता है तो आर्टिकल 71 में ये कहा है कि अगर निर्वाचन संबंधी विवाद होता है तो केवल इस विवाद को केवल आपके एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल होगा। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 71 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये जो विवाद है ये कौन समाप्त करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको हल करा
दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाएगा। अब हम लास्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 72। ये है आर्टिकल 72, ये समाधान की प्रक्रिया है, क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूं। आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पुट हुआ है, यानी हमें कोई व्यक्ति है अगर वो संविधान के बारे में नहीं जानता है और उनके हाथ से अगर कोई भी मतलब कोई घटना दुर्घटना कर दी उसने और कानून को अपने हाथ में लिया और किसी का मर्डर करो कुछ भी करो और उनको आपके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा सुनाएगी, उसके बाद आपके हाई कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट गया वो अपील करके वहां भी उनको सजा उनको बरकरार रखी, निचले न्यायालय द्वारा उनको सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बरकरार रखी और उनको अगर फांसी की सजा दी, फांसी की सजा, तो उस फांसी की सजा हो चाहे आपके आजीवन कारावास हो, तो उन आजीवन कारावास या फांसी की सजा कि लास्ट में अंतिम एक बार उस व्यक्ति के लिए एक ऑप्शन रखा गया भारतीय संविधान में, जो समाधान की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के पास है। और अगर वो राष्ट्रपति के पास अगर गुहार लगाता है समाधान यानी मुझे क्षमा करो, तो लास्ट में ये कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के पास जाएंगे और क्षमा की याचना करेंगे कि मेरे से ये गलती हुई या नहीं हुई है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा करेगा और उनके जो भी फांसी की सजा है उनको कारावास यानी आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। और अगर फांसी की सजा है तो उनको आजीवन कारावास, और अगर आजीवन कारावास की सजा है तो इनको आपके न्यूनतम कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के साथ। किस आर्टिकल के तहत समाधान प्रक्रिया है, 72 अनुच्छेद के आधार पे ये आपके समाधान की प्रक्रिया है। एक बार मैं रिपीट में 1 मिनट में आपको राष्ट्रपति से संबंधित वापिस अनुच्छेद है वो आपको याद दिला देता हूँ। आर्टिकल 52 कहता है देश में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है उस राष्ट्रपति की जो संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 ये कहता है इनका निर्वाचन होगा, और निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे तो वो आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया। उसके बाद आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की विधि, यानी 3 विधि थी, इन विधि के आधार पर इनके राष्ट्रपति का यानी अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है, वो प्रक्रिया मैंने तीनों विधि समझाई। उसके बाद आर्टिकल 56 ये कहता है कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष तक होता है, और या फिर जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। उसके बाद में 57 ये कहता है पुनर्निर्वाचन, यानी भारत के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो कितनी भी बार है वो राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि संविधान इसके प्रति मौन है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 58 ये कहता है कि उनकी जो योग्यता है, राष्ट्रपति जो बनता है उनकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो आपको 4 प्रकार की योग्यता बताई दे। उसमें से इंपोर्टेंट योग्यता है मैं बता देता हूँ वापस रिटर्न, वो है आपके संसद की, यानी जो सांसद बनने की जो योग्यता रखता हो वो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकता है, तो ये योग्यता हो गई। उसके बाद आज मैंने पढ़ा है 59 ये कहता है वेतन भत्ते और सत्ते। राष्ट्रपति को वेतन है वो संचित विधि 266(1) के तहत उनको आपके वेतन मिलता है, 5 लाख मासिक वेतन मिलता है, और सेवानिवृत्त होने के बाद में 30 लाख की वार्षिक पेंशन भी दी जाती है, मकान भत्ते जो बहुत सारी चीजें हैं वो राष्ट्रपति को संचित निधि के आधार पे दी जाती हैं। उनके बाद 60 से शपथ है, और शपथ उनको कौन दिया जाता है, यानी मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है, और इसके आधार पे उनको शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद आर्टिकल 61 ये इंपॉर्टेंट है, और यानी पद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाना, ये प्रक्रिया आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया। आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। संविधान का अतिक्रमण होगा तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने से पहले 17 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ है वो महाभियोग संसद द्वारा लाया जा रहा है, और संसद में लाने से पहले 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित में हस्ताक्षर करके वो सदन में रखा जाता है। अगर वो पास होता है उसके बाद पहले सदन, उसके बाद दूसरे सदन, दोनों सदनों में 2/3 से पास करने के बाद में राष्ट्रपति पद से हट सकता है, और ये हो गया। अब आर्टिकल 61 है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वो केवल न केवल आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया जाता है। आर्टिकल 72 ये कहता है समाधान। अंतिम में अगर कोई व्यक्ति गुनहगार कार्य करता है, संविधान के खिलाफ करता है, तो उनको कानूनन सजा मिल जाती है। उन सजा को कम करने के लिए वो समाधान की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के पास में रखता है। जय हिंद, जय भारत।